ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी। लेकिन एक दिन यहाँ ऐसा कैदी लाया जाता है जो जेल के अंदर बंद होने के बावजूद बाहर बैठे लोगों को मरवाना शुरू कर देता है। पुलिस वाले उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो उनसे एक कदम आगे निकल जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस को उसकी हर बात मानने पर मजबूर होना पड़ता है। उसे अच्छा खाना, आरामदायक गद्दा और हर तरह की सुविधा दी जाती है, क्योंकि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो अगली लाश किसी और की नहीं बल्कि पुलिस वालों की होती। कहानी की शुरुआत क्लाइड शेल्टन नाम के एक आम आदमी से होती है, जो अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन क्लाइड को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। एक शाम क्लाइड अपने परिवार के साथ घर में समय बिता रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। क्लाइड बिना किसी शक दरवाजा खोलता है। दो हथियारबंद अपराधी जबरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं। वो क्लाइड को जमीन पर गिरा देते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। क्लाइड पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों अपराधी उसे काबू में कर लेते हैं। इसके बाद वो पूरे घर को लूटने लगते हैं, लेकिन असली डरावनी घटना अभी बाकी थी। क्लाइड को बांधकर उसके सामने ही एक अपराधी उसकी पत्नी पर हमला करता है और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। क्लाइड कुछ नहीं कर पाता, वह चीखता रहता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होने की वजह से अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता। इसके बाद उसकी छोटी बेटी भी उन अपराधियों का शिकार बन जाती है। कुछ ही मिनटों में क्लाइड की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद पुलिस दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। क्लाइड को उम्मीद होती है कि अब अदालत उसे इंसाफ जरूर दिलाएगी, लेकिन केस की जिम्मेदारी निक राइस नाम के एक बेहद कामयाब सरकारी वकील को दी जाती है। निक की पहचान एक ऐसे वकील की होती है जो हर हाल में केस जीतने के लिए जाना जाता है, लेकिन वह किसी भी ऐसे मामले में जोखिम नहीं लेना चाहता जिसमें हारने की संभावना हो। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम झटका लगता है। केस में मौजूद डीएनए सबूत को भरोसे के लायक नहीं माना जाता। अब निक के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर वह मामला अदालत में ले जाता है तो दोनों अपराधियों के बरी होने का खतरा था। इसलिए निक एक समझौता करने का फैसला करता है। दोनों अपराधियों में से एक को गवाही देने के बदले बेहद कम सजा देने का फैसला किया जाता है। बदले में वह अपने साथी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। जब क्लाइड को इस फैसले के बारे में पता चलता है तो वह निक से इसे रोकने की गुहार लगाता है। उसके लिए दोनों अपराधी बराबर के दोषी होते हैं और वह चाहता है कि दोनों को उनके किए की सजा मिले। लेकिन निक का मानना होता है कि अदालत में भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से फैसला होता है। आखिरकार समझौता अदालत में मंजूर हो जाता है। एक अपराधी को मौत की सजा मिलती है, जबकि दूसरा अपराधी, जिसे क्लाइड अपने परिवार का हत्यारा मानता है, सिर्फ कुछ साल की सजा पाकर बाहर निकलने वाला होता है। कोर्ट से बाहर निकलते समय क्लाइड एक ऐसी चीज देखता है जो उसके अंदर कुछ तोड़ देती है। निक उसी अपराधी से हाथ मिलाता है जिसने क्लाइड की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस पल क्लाइड समझ जाता है कि कानून ने शायद फैसला तो सुना दिया है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। और यहीं से उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग पैदा होती है जो अगले 10 साल तक शांत नहीं होती। 10 साल बाद निक राइस शहर के सबसे सम्मानित सरकारी वकीलों में से एक बन चुका होता है। दूसरी तरफ क्लाइड की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा चुकी होती है। एक दिन निक को उस अपराधी की मौत की सजा पूरी करवाने के लिए जाना पड़ता है जो क्लाइड के परिवार वाले केस में शामिल था। फांसी से ठीक पहले वह अपराधी अचानक दावा करता है कि उसने क्लाइड की पत्नी और बेटी की हत्या नहीं की थी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोगों के मन में शक पैदा होता है, लेकिन सजा रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड बाद जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वह अपराधी मरने के बजाय भयानक दर्द से तड़पने लगता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और डॉक्टर तथा जेल के कर्मचारी उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई उसे नहीं बचा पाता। जांच शुरू होने पर पता चलता है कि इंजेक्शन देने वाली मशीन के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी और वहां एक ऐसा संदेश भी मिलता है जिसका संबंध क्लाइड की पत्नी की हुई हत्या से था। इसी दौरान दूसरा अपराधी अपने घर पर आराम से बैठा होता है। तभी उसके पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है। फोन करने वाला उसे चेतावनी देता है कि पुलिस उसके पीछे पहुंचने वाली है और अगर वह बचना चाहता है तो उसे तुरंत वहां से निकलना होगा। डरा हुआ अपराधी फोन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू कर देता है। वह एक पुलिस की गाड़ी चुराता है और एक सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ निकल जाता है, लेकिन अपराधी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह किसी की मदद से भाग नहीं रहा, बल्कि खुद अपने हत्यारे के जाल में फंसता जा रहा है।
जैसे ही पुलिस वाला अपनी बालों की वीक उतारता है तभी पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि क्लाइड शेल्टन ही है, जिसने 10 साल पहले अपने परिवार को खो दिया था। अपराधी क्लाइड को देखते ही घबरा जाता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली चलती ही नहीं। असल में बंदूक के साथ पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी होती है। ट्रिगर दबाते ही बंदूक से गोली निकलने के बजाय एक छिपा हुआ डिवाइस एक्टिव हो जाता है, जो उसके शरीर में ऐसा पदार्थ पहुंचा देता है जिससे उसका शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त होने लगता है। अब वह हिल भी नहीं सकता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि वह पूरी तरह होश में रहता है। 10 साल तक इंतजार करने के बाद आखिरकार क्लाइड अपने पहले शिकार को एक गुप्त गोदाम में ले आता है। वहाँ एक ऑपरेशन टेबल पहले से तैयार होती है और आसपास कई सर्जिकल उपकरण करीने से रखे होते हैं। क्लाइड बेहद शांत तरीके से उसके पास आता है और उसके शरीर में एक और दवा पहुंचाता है ताकि उसका दिल तुरंत बंद न हो। यानी क्लाइड उसे मरने नहीं देना चाहता। वह चाहता है कि उसका शिकार हर उस पल को महसूस करे जो उसने 10 साल पहले क्लाइड और उसके परिवार के साथ किया था। इसके बाद क्लाइड कैमरे चालू कर देता है ताकि जो कुछ होने वाला है उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ वह अपराधी पूरी तरह बेबस पड़ा होता है। वह न तो भाग सकता है और न ही खुद को बचा सकता है। क्लाइड धीरे धीरे अपने बदले को अंजाम देना शुरू करता है। जिस तरह 10 साल पहले क्लाइड अपने परिवार को बचाने में असमर्थ था, अब वही बेबसी उसका शिकार महसूस कर रहा होता है। इधर निक और सारा उस रहस्यमयी मौत की जांच में जुटे होते हैं। जैसे जैसे वे सबूतों को जोड़ते हैं, उन्हें एहसास होने लगता है कि इसके पीछे कोई बेहद चालाक इंसान है। हर घटना इतनी सोच समझकर की गई होती है कि पुलिस को एक भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे वे सीधे हत्यारे तक पहुंच सके। तभी डिटेक्टिव डनिगन उन्हें एक और डरावनी खबर देता है। दूसरा अपराधी भी मारा जा चुका था, लेकिन इस बार हत्या का तरीका और भी भयानक था। उसकी लाश के दर्जनों टुकड़े करके उन्हें एक सुनसान गोदाम में बेहद तरीके से रखा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह गोदाम क्लाइड शेल्टन का था। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि क्लाइड ही इस पूरे खेल के पीछे है। पुलिस तुरंत क्लाइड के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। सभी को उम्मीद होती है कि क्लाइड भागने या विरोध करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्लाइड बिल्कुल शांत होकर तैयार हो रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि पुलिस आने वाली है। वह बिना किसी विरोध के खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब जांच के दौरान पुलिस को उसके घर से ऐसी चीजें मिलती हैं जो क्लाइड की असली तैयारी को सामने लाने लगती है। उसके पास कानून की ढेरों किताबें, निगरानी से जुड़े उपकरण और न्याय व्यवस्था पर कई सालों की रिसर्च मौजूद होती है। दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग भी लगी होती है। उसमें निक राइस उसी अपराधी से हाथ मिलाता दिखाई देता है जिसे 10 साल पहले समझौते के तहत कम सजा मिली थी। अब सब कुछ साफ होने लगता है। क्लाइड ने ये 10 साल बर्बाद नहीं किए थे। उसने पूरे 10 साल कानून को समझने, सिस्टम की कमजोरियां ढूंढने और अपने बदले की हर चाल तैयार करने में लगाए थे। अब पूछताछ वाले कमरे में निक और क्लाइड आमने सामने बैठे होते हैं। निक उम्मीद करता है कि वह क्लाइड से कोई ऐसा बयान निकलवा लेगा जिससे उसके खिलाफ मजबूत सबूत मिल सके, लेकिन क्लाइड बिल्कुल शांत रहता है। वह मानता है कि उसने उन लोगों को मारने के बारे में हजारों बार सोचा है जिन्होंने उसका परिवार बर्बाद किया था, लेकिन वह एक बार भी साफ शब्दों में यह नहीं कहता कि उसने वास्तव में उन्हें मारा है। उसका हर जवाब इतना सोच समझ कर दिया जाता है कि निक चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाता। आखिरकार निक वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है। तभी क्लाइड उसे 10 साल पहले अदालत में कहे गए उसी वाक्य की याद दिलाता है। इंसाफ इस बात पर नहीं होता कि लोग क्या जानते हैं, इंसाफ इस बात पर होता है कि वे अदालत में क्या साबित कर सकते हैं। क्लाइड के मुंह से वही बात सुनकर निक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन तभी क्लाइड उसके सामने एक अजीब सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर निक उसे जेल में मिलने वाले सामान्य गद्दे की जगह एक आरामदायक बेड दिलवा दे तो वह हर हत्या का कबूल लेगा कि उसने ही उस अपराधी की हत्या करी है। निक को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। उसे लगता है कि क्लाइड सिर्फ उसके साथ खेल खेल रहा है, इसीलिए वह इस मांग को ठुकरा देता है। लेकिन जब निक अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बातचीत के बारे में बताता है तो उसे उल्टा डांट पड़ती है, क्योंकि पुलिस के पास क्लाइड के खिलाफ लगभग कोई सीधा सबूत नहीं था। ऐसे में एक गद्दे के बदले अगर कबूलनामा मिल सकता है तो इसमें नुकसान ही क्या था। अगली सुबह क्लाइड की मांग पूरी कर दी जाती है। जेल के कर्मचारी एक महंगा और आरामदायक गद्दा लेकर उसकी सेल में पहुंचते हैं। बाकी कैदी हैरानी से क्लाइड को देखते रहते हैं। अगले दिन क्लाइड को जमानत की
सुनवाई के लिए अदालत में लाया जाता है। कई हत्याओं का मुख्य संदिग्ध होने के बावजूद क्लाइड बेहद आत्मविश्वास के साथ जज के सामने खड़ा होता है। वह खुद को एक सामान्य और कानून का पालन करने वाला नागरिक बताता है, जिसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। निक तुरंत इसका विरोध करता है। वह अदालत को बताता है कि क्लाइड बेहद खतरनाक है और उसे किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए। लेकिन तभी क्लाइड कानून की धाराएं और पुराने अदालती फैसले गिनाना शुरू कर देता है। उसकी हर बात कानून के नियमों पर आधारित होती है। जज भी धीरे धीरे उसकी दलीलों से प्रभावित होने लगती है और क्लाइड को जमानत देने की तरफ बात बढ़ती है। निक को यकीन ही नहीं होता कि जिस आदमी पर उसे हत्याओं का पूरा शक है, वही अदालत में कानून की मदद से आजाद होने वाला है। निक गुस्से में कहता है कि अदालत में मौजूद हर इंसान जानता है कि हत्याओं के पीछे क्लाइड ही है, लेकिन क्लाइड सिर्फ मुस्कुरा देता है। हालांकि स्थिति की गंभीरता समझते हुए जज आखिरकार अपना फैसला बदल देती है और क्लाइड की जमानत खारिज कर देती है। अब वापस पूछताछ वाले कमरे में निक क्लाइड के सामने बैठता है और उससे वही कबूलनामा मांगता है जिसका उसने वादा किया था। इस बार क्लाइड बिल्कुल आसानी से मान जाता है। वह साफ साफ कबूल करता है कि उसने उन दोनों अपराधियों को मार डाला था जिन्होंने 10 साल पहले उसके परिवार को बर्बाद किया था। निक को लगता है कि आखिरकार उसे वह सबूत मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन तभी क्लाइड कहता है कि उसके पास एक और कबूलनामा है और इस बार वह इसके बदले कुछ चाहता है। क्लाइड की मांग सुनकर निक फिर हैरान रह जाता है। वह एक शानदार डिनर चाहता है, एकदम सही तरीके से पकाया हुआ स्टेक, साथ में मैश किए हुए आलू, सब्जियां और एक महंगी शराब की बोतल। और सबसे अजीब बात, वह चाहता है कि यह खाना ठीक दोपहर 1 बजे से पहले उसके पास पहुंच जाए। निक इस मांग को सुनकर तुरंत मना कर देता है। उसे लगता है कि क्लाइड फिर से कोई खेल खेल रहा है। अब तक निक को लग रहा था कि क्लाइड की हर मांग सिर्फ उसे परेशान करने के लिए है, लेकिन तभी जांच में एक ऐसा खुलासा होता है। पुलिस को पता चलता है कि बिल रेनॉल्ड्स नाम का वह वकील जिसने 10 साल पहले डार्बी का केस लड़ा था, अचानक गायब हो चुका है। अब क्लाइड की डिनर वाली अजीब मांग का असली मतलब सामने आने लगता है। क्लाइड निक से कहता है कि अगर उसका खाना ठीक समय पर पहुंचा तो वह बिल की लोकेशन बता देगा और अगर पुलिस समय रहते वहां पहुंच गई तो शायद बिल की जान बच सकती है। निक के पास अब क्लाइड की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अगले दिन पुलिस क्लाइड की बताई हुई चीजें जेल में पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जेल के अंदर हुई कुछ देरी की वजह से खाना तय समय पर नहीं पहुंच पाता। जब आखिरकार खाना क्लाइड के सामने आता है, तब तक कुछ मिनट बीत चुके होते हैं। क्लाइड घड़ी की तरफ देखता है, फिर भी वह बिल की लोकेशन बता देता है। पुलिस तुरंत हेलीकॉप्टर और बचाव दल को एक सुनसान जगह की तरफ भेजती है। वहाँ जमीन और कंक्रीट की कई परतों को हटाने के बाद उन्हें एक छोटा सा कमरा मिलता है। उसके अंदर बिल बुरी तरह फंसा हुआ होता है और उसके पास सांस लेने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन बची होती है, लेकिन पुलिस वहाँ कुछ मिनट देर से पहुँचती है। बचाव दल के पहुँचने से पहले ही बिल दम तोड़ देता है। निक एक और लाश को बाहर निकलते हुए देखता रहता है और दूसरी तरफ जेल के अंदर क्लाइड आराम से अपना महंगा खाना खा रहा होता है। उसका सेलमेट महंगा स्टेक देखकर उससे थोड़ा खाना मांगता है। क्लाइड बिना किसी परेशानी के उसे स्टेक का एक टुकड़ा दे देता है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में मौजूद हड्डी एक हथियार बन जाती है और अचानक उसे सेलमेट की गर्दन में घोंप देता है और उसकी मौत हो जाती है। गार्ड तुरंत सेल के अंदर पहुंचते हैं। उनके सामने एक और कैदी की लाश पड़ी होती है, जबकि क्लाइड उसके पास बिल्कुल शांत लेटा होता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर या पछतावा नहीं होता। अब जेल प्रशासन फैसला करता है कि क्लाइड को पूरी तरह अलग कर देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। उसे अधिकतम सुरक्षा वाली एकांत सेल में भेज दिया जाता है, जहां उसके पास किसी दूसरे कैदी तक पहुंचने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन क्लाइड इस फैसले का बिल्कुल विरोध नहीं करता। बाद में उसी रात निक एक बार फिर क्लाइड से मिलने पहुंचता है। इस बार निक उससे सीधा सवाल करता है कि आखिर वह उन लोगों को क्यों मार रहा है जिनका उसके परिवार की हत्या से कोई सीधा संबंध भी नहीं था। क्लाइड शांत आवाज में समझाता है कि उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है। उसके हिसाब से जिन लोगों ने उस समय टूटे हुए न्याय सिस्टम का फायदा उठाया और उसके परिवार को इंसाफ नहीं दिलाया, वे भी उतने ही दोषी हैं। क्लाइड की नजर में असली अपराधी सिर्फ वो 2 लोग नहीं थे जिन्होंने उसके परिवार पर हमला किया था, बल्कि वह पूरा सिस्टम था जिसने उन अपराधियों को बचने का रास्ता दिया। निक आखिरी बार क्लाइड के अंदर बचे इंसान को जगाने की कोशिश करता है। वह अपनी जेब से क्लाइड की बेटी का पुराना ब्रेसलेट निकालता है और उससे पूछता है कि अगर उसकी पत्नी और बेटी आज जिंदा होती तो क्या उन्हें अपने पिता पर गर्व होता। क्लाइड कुछ पल के लिए उस ब्रेसलेट को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वह निक को याद दिलाता है कि उसका परिवार हमेशा के लिए जा चुका
चुका है और अब चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इसके बाद निक और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोनस चुपके से एक सरकारी खुफिया अधिकारी से मिलने पहुंचते हैं। उनका मकसद क्लाइड के पुराने जीवन के बारे में जानकारी हासिल करना होता है, लेकिन वहाँ उन्हें जो पता चलता है उससे दोनों के होश उड़ जाते हैं। क्लाइड कोई साधारण इंजीनियर नहीं था। कई सालों तक वह सरकार के बेहद गुप्त अभियानों का हिस्सा रह चुका था। उसका काम ऐसे खतरनाक लोगों को खत्म करने के तरीके तैयार करना था जिन्हें सीधे पकड़ना लगभग नामुमकिन होता था। क्लाइड की सबसे बड़ी खासियत थी कि वह किसी इंसान को इस तरह खत्म कर सकता था कि उसका खुद अपराध की जगह से कोई सीधा संबंध ही साबित न हो। यानी जिस आदमी को निक एक सामान्य हत्यारा समझ रहा था, वह असल में हत्या को एक विज्ञान की तरह समझने वाला इंसान था। सरकारी अधिकारी निक को चेतावनी देता है कि अगर क्लाइड ने किसी को मारने का फैसला कर लिया है तो उसे रोकना बेहद मुश्किल होगा। अब निक को समझ आ जाता है कि वह जिस आदमी से लड़ रहा है वह किसी सामान्य अपराधी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। निक तुरंत जज के पास जाकर क्लाइड की जेल सुविधाएं पूरी तरह खत्म करने और उससे मिलने आने वाले हर व्यक्ति पर रोक लगाने की अनुमति मांगता है। जज मजबूरी में आदेश पर हस्ताक्षर कर देती है, लेकिन आदेश जारी होने के कुछ ही सेकंड बाद उसके फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाती है और अगले ही पल फोन में जोरदार धमाका होता है। जज की मौके पर ही मौत हो जाती है। निक कुछ सेकंड के लिए सदमे में जम जाता है। निक तुरंत जेल वापस जाता है और क्लाइड का सामना करता है। वह उससे पूछता है कि आखिर एक मजबूत कंक्रीट की सेल में बंद होने के बावजूद वह लोगों की हत्या कैसे कर रहा है, लेकिन क्लाइड हमेशा की तरह शांत रहता है। वह निक को समझाता है कि यह खेल कभी सिर्फ बदले के लिए था ही नहीं। फिर क्लाइड निक के सामने एक सीधा सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर सुबह 6 बजे तक उसे जेल से बाहर नहीं निकाला गया और उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप खत्म नहीं किए गए तो वह और लोगों को मारना शुरू कर देगा। निक साफ मना कर देता है। वह क्लाइड के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के बजाय अपनी पूरी टीम को आदेश देता है कि जेल के बाहर मौजूद उन लोगों को ढूंढा जाए जो शायद क्लाइड की मदद कर रहे हैं। इसी दौरान सारा क्लाइड के पुराने पैसों और बैंक रिकॉर्ड की जांच करती रहती है। फाइलों को देखते देखते उसे भी शक होने लगता है कि शायद 10 साल पहले लिया गया उनका फैसला सही नहीं था। शायद उन्होंने कानून का पालन तो किया था, लेकिन किसी निर्दोष इंसान को इंसाफ नहीं दिलाया था। निक अब भी अपने फैसले का बचाव करता है। उसके हिसाब से उन्होंने उस समय वही किया था जो उनका काम था। धीरे धीरे रात खत्म होती है, सुबह होने लगती है। निक और उसकी पूरी टीम बेचैनी से घड़ी की तरफ देखते रहते हैं। हर कोई जानता था कि ठीक 6 बजे कुछ होने वाला है। आखिरकार सुबह के 6 बज जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। निक और बाकी अधिकारियों को लगता है कि शायद क्लाइड सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे सबका ध्यान इस धमकी से हटने लगता है और सारा समेत कई अधिकारी अपने ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ियों की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपनी गाड़ियों में बैठकर इंजन स्टार्ट करते हैं, अचानक पार्किंग एरिया में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते हैं। कुछ ही सेकंड में कई गाड़ियां हवा में उछलने लगती हैं और वहां मौजूद वकील इस हमले का शिकार हो जाते हैं। सारा भी इस हमले में मारी जाती है। दूर खड़ा निक इस तबाही को देखता रह जाता है। अब उसे पहली बार पूरी तरह समझ आता है कि क्लाइड सिर्फ जेल के अंदर बैठकर धमकियां नहीं दे रहा था, वह उनसे कई कदम आगे चल रहा था और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। और सारा की मौत निक को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। मेयर अधिकारियों से जवाब मांगता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। आखिर एक ऐसा कैदी जो अकेली जेल की काल कोठरी में बंद है, पूरे शहर में लगातार हत्याएं कैसे करवा रहा था। सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और शहर के बड़े अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा में रखा जाता है। निक को अब डर होता है कि क्लाइड का अगला निशाना उसका अपना परिवार भी हो सकता है। इसीलिए वह अपनी पत्नी और बेटी को चुपचाप शहर से बाहर भेज देता है। लेकिन खुद निक पीछे हटने वाला नहीं था। वह एक बार फिर जेल पहुंचता है और क्लाइड का सामना करता है। इस बार उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वह क्लाइड के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। लेकिन क्लाइड के चेहरे पर दर्द से ज्यादा मुस्कान होती है। वह निक को समझाता है कि यह सब अभी सिर्फ शुरुआत है। कुछ समय बाद निक सारा के अंतिम संस्कार में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोनस के साथ शामिल होता है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद दोनों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके काफिले की तरफ एक अजीब सी मशीन बढ़ती हुई दिखाई देती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि वह चीज क्या है, लेकिन अगले ही पल वह एक भारी हथियारों से लैस रोबोट में बदल जाती है। वह सुरक्षा गाड़ियों को निष्क्रिय कर देता है और फिर अचानक उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में पूरा काफिला तबाह हो जाता है। जोन्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। निक किसी तरह इस हमले से बच निकलता है। जोन्स की मौत के बाद मेयर मजबूरी में निक को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बना देता है और पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। हर तरफ पुलिस तैनात कर दी जाती है। इसी बीच निक
क्लाइड के पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू करता है। सैकड़ों प्रॉपर्टी खरीदने के रिकॉर्ड में से अचानक उसकी नजर एक जगह पर रुक जाती है, एक छोटा सा गोदाम जो जेल के बिल्कुल पास स्थित होता है। निक और डिटेक्टिव डनिगन तुरंत वहां पहुंचते हैं। पहली नजर में गोदाम पूरी तरह खाली और बेकार दिखाई देता है, लेकिन जांच के दौरान उन्हें एक पुराने गैराज का फर्श संदिग्ध लगता है। जब वे फर्श को हटाते हैं तो नीचे एक विशाल सुरंग दिखाई देती है और यह सुरंग सीधे जेल के नीचे तक जाती थी। दोनों अंदर आगे बढ़ते हैं और उन्हें कई छिपे हुए रास्ते मिलते हैं जो जेल की काल कोठरियों तक पहुंचते थे। अब अचानक पिछले कई दिनों की हर घटना का रहस्य सामने आने लगता है। क्लाइड का कोई बाहरी साथी था ही नहीं, वह सालों से जेल के नीचे सुरंग खोद रहा था। इन सुरंगों की मदद से वह अपनी सेल से बाहर निकल सकता था, शहर में जाकर अपनी योजनाओं को अंजाम दे सकता था और फिर बिना किसी को पता चले वापस अपनी सेल में लौट आता था। लेकिन निक को अब भी नहीं पता था कि क्लाइड की आखिरी चाल क्या है। इसी दौरान क्लाइड एक सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर सिटी हॉल में पहुंच जाता है। वहां मेयर और बाकी बड़े अधिकारी की इमरजेंसी मीटिंग होने वाली होती है। क्लाइड की सफाई वाली गाड़ी के अंदर एक बेहद खतरनाक बम छिपा होता है। निक और डनिगन को जैसे ही पता चलता है कि क्लाइड का अगला निशाना सिटी हॉल है, वे तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं क्लाइड गायब हो चुका होता है। लेकिन निक को वहां एक बॉम्ब लगा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ क्लाइड सुरंगों के रास्ते वापस जेल की तरफ लौट चुका होता है। लेकिन जैसे ही क्लाइड अपनी एकांत सेल में वापस पहुंचता है, उसकी सेल के अंदर निक उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। उसके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन इस बार निक उसे धमकाने के लिए नहीं आया था। वह बेहद शांत होकर क्लाइड से कहता है कि अब उसे सब कुछ समझ आ चुका है कि 10 साल पहले कानून की गलतियों ने क्लाइड की जिंदगी कैसे बर्बाद की। उसे समझ आ गया है कि अपराधियों के साथ किए गए समझौतों ने कैसे एक निर्दोष परिवार की जिंदगी छीन ली। लेकिन क्लाइड मुस्कुराता है और फिर वह उस नंबर को दबा देता है जिससे सिटी हॉल में लगाए गए बम के फटने की उम्मीद होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। क्लाइड कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर बम क्यों नहीं फटा। तभी उसकी नजर अपनी ही सेल में रखे बेड के नीचे जाती है। वहाँ एक सूटकेस रखा होता है और उसी में बम मौजूद होता है। निक पहले ही उस बम को वहाँ से निकालकर क्लाइड की सेल में पहुँचा चुका था। इसके अलावा उसने जेल के नीचे जाने वाली सुरंग का रास्ता भी बंद कर दिया था। अब क्लाइड के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे से अपने बेड पर बैठ जाता है। फिर वह अपनी जेब से एक छोटा सा ब्रेसलेट निकालता है। यह वही ब्रेसलेट था जिसे उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था। और फिर बम में जोरदार धमाका होता है। पूरी सेल आग की लपटों में घिर जाती है। क्लाइड शेल्टन की मौत हो जाती है, उस आदमी की जिसने 10 साल तक अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरे सिस्टम को हिला दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।